पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है। काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी प्रचंड जीत की। जी हां, महाराष्ट्र में महाविजय की बात होगी, और उस महाविजय के क्रम में आपको बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी जीत है जो महाराष्ट्र में हासिल हुई है। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि महाराष्ट्र की जीत जो आप देख रहे हैं, ये 3 महारथी, ये बड़ी जीत है क्योंकि ये 3 महारथी महाराष्ट्र में इतिहास रच चुके हैं, क्योंकि 200 के पार कोई भी गठबंधन महाराष्ट्र में आज तक नहीं गया। इसीलिए ये जीत बड़ी है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र का गणित ही बदल दिया है। और क्यों कह रहे हैं हम ये जीत बड़ी है, वो भी आपको बताती हूं। क्योंकि इन्होंने सामने वाले को कैसे ध्वस्त कर दिया है और अपना कद बढ़ा दिया है। जो आप देख रहे हैं, बीजेपी की 133 सीटें इस वक्त जो रुझान और नतीजे आ चुके हैं उसके हिसाब से, वहीं कांग्रेस की, ये नाना पटोले, 15 सीटें। तो बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 बड़े दल हैं देश के, और वो आप गैप देखिए कि बीजेपी 133 पर है और कांग्रेस सिर्फ 15 पर है। वही अब रुझान और नतीजे आप देखिए, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी ने 57 सीटें जीत ली और बाला साहेब की विरासत भी अपने नाम कर ली। तो वहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे, यहाँ उद्धव ठाकरे खड़े हैं, 20 सीटें उनके पास आई। अब आप सोचिए ये कद कैसे बड़ा है एकनाथ शिंदे का, और कैसे बौने रह गए हैं उद्धव ठाकरे या फिर उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी। अब ये कद अजीत पवार का भी बढ़ गया है चाचा के सामने। शरद पवार की पार्टी सिर्फ 10 सीटें लेकर आई है, और एनसीपी, जिसे घड़ी का साइन भी चुनाव आयोग ने दे दिया, 41 सीटें जीत कर आई है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये जीत बड़ी है महाराष्ट्र की, और उसका जो तस्वीरों में कन्वर्जन है वो भी आपको दिखाती हूं कि तस्वीरें क्या आ रही हैं। आज ये जीत की तस्वीर आई है जो आपके सामने है। देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल बीच में, एकनाथ शिंदे उनके साथ, अजीत पवार, रामदास अठावले, प्रफुल्ल पटेल, सबने आके विक्ट्री साइन दिखाया। ये जीत के नायक। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये देखिए देवेंद्र फडणवीस को उनके आवास पर जो उनके सहयोगी हैं कैसे गोद में उठा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ये जश्न अगले सीएम को उनकी कुर्सी पर पहुंचाने वाला भी है। ये तस्वीर देवेंद्र फडणवीस को जीत के बाद बधाई की है। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये तस्वीर भी देख लीजिए। गदा हाथ में उठाए देवेंद्र फडणवीस कैसे अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, जब बीजेपी दफ्तर में देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। तो ये महायुति की जीत है जिसमें सीएम का चेहरा देवेंद्र फडणवीस है। अब लग रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है। मैं आपको महाराष्ट्र के बड़ी जीत और बड़ी हार एक बार बताना चाहती हूँ। कौन कौन लोग जीते, कौन कौन हारे हैं। एकनाथ शिंदे अपनी सीट कोपरी 5 पखाड़ी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए, ये एक बड़ी जीत आई। दूसरी चलाइए, देवेंद्र फडणवीस वो नागपुर दक्षिण पश्चिम से आसानी से अपनी सीट जीत गए हैं, यहीं से वो बार जीतते आए हैं पहले भी। लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम की सीट हार गए हैं, तो ये एक बड़ी हार रही। उन्होंने अपने बेटे को उतारा था चुनाव, वो खुद कभी नहीं लड़े, लेकिन बेटा भी हार गया। नितेश राणे कणकवली से जीत गए हैं, ये एक और बड़ी सीट है। अपने पिता की विरासत वो आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं ये जो आप एक
मुकाबला देख रहे हैं। अजीत पवार बारामती से जीते, उनके सामने उनके भाई के बेटे थे युगेंद्र पवार, लेकिन उन्हें हराकर बारामती का जो पूरा एक तरह से लोगों का मत है वो अपने नाम किया। आदित्य ठाकरे वर्ली की सीट पर जीत गए हैं, उनके सामने मिलिंद देवड़ा थे। दोनों के बीच कभी हार कभी जीत, आगे पीछे का खेल चल रहा था, लेकिन आखिरकार आदित्य ठाकरे जीत गए हैं। और वहीं मानकुर शिवाजी नगर पर यहां अबू आजमी जीते हैं। यह एक मुस्लिम बहुल सीट थी, नवाब मलिक को एनसीपी अजीत पवार ने उतारा था, लेकिन अबू आजमी समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत गई है। तो ये बड़ी विक्ट्रीज या फिर कहूं बड़े हार थी जो मैंने आपको दिखाई। एक मैं आपको बड़ी खबर एक बात बता देती हूं, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के अगले सीएम। अजीत पवार और शिवसेना से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है, यानी अजीत पवार एक डिप्टी सीएम और शिवसेना डिप्टी सीएम के लिए अपना चेहरा आगे करेगी। 25 या 26 नवंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम ऑफिशियल डिक्लेरेशन का इंतजार करेंगे, लेकिन खबर यही आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मोदी के महायोद्धा ने जो कहा उसे साबित करके दिखाया। टीम मोदी ने एक बार फिर पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहरा दिया। कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। जीत का समंदर वैसे ही लौटा जैसे लोकसभा में महाराष्ट्र की हार के बाद महायुति ने शानदार कमबैक किया और हालात ये कर दिए कि अकेले शिंदे की शिवसेना को मिली 50 से ज्यादा सीटों से भी कम में अघाड़ी की तीनों पार्टियां सिमट गई। बीजेपी की 125 सीटों के दम पर एनडीए ने इतिहास रचते हुए प्रदेश की 288 सीटों में से 225 से ज्यादा अपने नाम कर ली, जिनमें एक है तो सेफ है। लाडकी बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया है, हम उसका जो जवाब जो है काम के माध्यम से दिया है। इसलिए जो काम बोलता है और 2.5 साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया है। जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की। महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। महायुति की रिकॉर्ड जीत के हीरो तो ये तीनों है, लेकिन अब महाराष्ट्र की कमान कौन संभालेगा, चर्चा इसी बात की है। लेकिन फडणवीस की मां ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रही हैं आप उनको? बिल्कुल, और बनेंगे ही, वो बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मोदी के बहुत लाडले हैं। अच्छा, एकदम बहुत प्रेम है मोदी का उनके ऊपर। महायुति में ताजपोशी की तैयारी है, लेकिन अघाड़ी में हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। संजय राउत को चुनाव में गड़बड़ी दिख रही तो कांग्रेस ने उद्धव गुट को हार की वजह बता दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। हमें कुछ जगहों पे जैसे कि विदर्भ में हमको कम जगह मिली और हमारी कुछ जगह है उबाटा ने लिया, राष्ट्रवादी ने लिया, जो हमारी जगह थी, उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आपको नजर आ रही है। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब भी अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं। महाराष्ट्र में हारे तो विपक्ष चुनाव पर सवाल उठाने लगा, लेकिन झारखंड में मिली बड़ी जीत पर ईवीएम को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं करते? योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही एजेंडाधारियों को हराने का दावा किया है, क्योंकि यूपी उपचुनाव में एनडीए ने 9 में से 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को
उनके मार्गदर्शन को जाता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, जीता। हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। टीम मोदी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का बदला ले लिया तो यूपी में 27 के सेमीफाइनल को जीतकर अगली पारी लगभग पक्की कर ली है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार महाराष्ट्र से अपडेट्स भी आ रहे हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं। वहीं थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी मीडिया से वो मुखातिब हुए। मैं आपको बता दूं मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार है स्टूडियो में, चंद्र प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं। और बृजमोहन जी, आज तो थोड़ी आपके चेहरे पर मुस्कान नजर आनी चाहिए, बड़े गंभीर दिख रहे हैं आप। दानिश कुरैशी साहब एमआईएम के नेता हैं और संजय गुप्ता जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। शहजाद जी, आपकी तो मुस्कान में नजर आ रहा है आज की खुशी, दिखाइए टी शर्ट दिखाइए। आज कप नहीं लाए आप? मेरी कप कहाँ है? देख लो। अच्छा, टी शर्ट दिखा दी, खड़े हो गए आप। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कप देखो, ऐसा है कि कप में मेरे भाई अजीत पवार फैक्शन से और शिंदे फैक्शन से हम तीनों मिलकर चाय पियेंगे, तो चिंता मत कीजिए। हाँ। पर आज जलेबी भी खा रहे हैं हम लोग सुचरिता जी, क्योंकि देखिए 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एकनाथ जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने जो काम किया वो 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। जो विकास के कार्य किए, जो महिला सम्मान का, गरीब कल्याण का, विरासत के पुनरुत्थान का, सब कार्य हमने किया। ये लोग केवल भाईजान भाईजान करते रहे। और दूसरी बात, जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इन्होंने कास्ट में कितना डिवाइड करने की कोशिश की, मराठा, नॉन मराठा, ओबीसी, दलित, फलाना ढिमकाना, सारे इलाकों में हमने स्वीप कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक आपको बताऊं, अब हमारे मियां अजीत भाई है यहाँ पे बैठे हुए, कुंदरकी, जहां पर 2 लाख से अधिक मुस्लिम वोट है, वहां तक बीजेपी जीत चुकी है। इसका मतलब साफ है कि सारे भारतीय एक हो चुके हैं और जो बांटने वाली ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। और मोदी मतलब प्रो इनकम्बेंसी एंड परफॉर्मेंस। देखिए, परफॉर्मेंस ही है कि बार बार सरकारें रिपीट होती है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये मोदी का मैजिक है। एक है तो सेफ है। और ये आज जिस प्रकार से हमने डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस किया है हमारी महायुति की सरकार के तहत, इसी का आज फलस्वरूप आपको दिख रहा है। पहले ही है बीजेपी के, अब 21वां जुड़ गया है उसमें। झारखंड नहीं आया आपके पास, लेकिन अगर आता तो 22वां हो जाता, तो मतलब 2/3 पे तो कब्जा आप जमा ही चुके हैं। मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता देती हूँ। महाराष्ट्र में मिली जीत पर गृह मंत्री अमित शाह का भी पोस्ट आया। गृह मंत्री ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। ऐतिहासिक जनादेश के लिए उन्होंने कहा कोटि-कोटि वंदन। ये गृह मंत्री ने पोस्ट किया है। और अब लगातार फोन कॉल्स भी हो रही हैं, फोन पर भी बात की गई देवेंद्र फडणवीस से। मैं एक बार प्रगति के पास जा रही हूं क्योंकि वहां पर भी हलचल है और ये अब लगभग कहा जा रहा है। शहजाद जी, इस पर एक जल्दी से एक लाइन का जवाब दीजिए, फिर मैं प्रगति के पास जाऊं। देवेंद्र फडणवीस इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर अगेन, ये मैं कह सकती हूँ अब? देखिए, ऐसा है कि अभी तो पहले तीनों पार्टी अपने नेताओं को चुनेंगे, हमारे चुने हुए विधायक अपने अपने नेताओं को चुनेंगे, फिर हमारे विधायक मिलेंगे और तीनों पार्टी के जो नेता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, यहाँ पे इनके एकनाथ जी है, अजीत पवार दादा है, वो तीनों मिलकर, ये 3 एंटिटीज मिलकर तय करेंगे जो भी होगा महाराष्ट्र के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हम देने का काम करेंगे। हम एक है। पर हाँ, कांग्रेस से पूछो एलओपी किसको बनाएंगे, इनके पास अकेले ये नहीं माना जाएगा आज के दिन। नो डिप्लोमेटिक आंसर। देखिए, अब जिस तरह का जश्न मना, वो जलेबी भी बना रहे थे, देवेंद्र फडणवीस जलेबी भी बना रहे हैं और वो गदा भी उठा चुके हैं। अब ये देखिए, ये सब जो साइंस है वो क्लियर है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस देवेंद्र फडणवीस होंगे। एक बार प्रगति के पास जा रही हूँ जरा बाहर, और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्रगति, जरा बताइए आप कहां पर हैं? आपके पीछे भी जश्न की तस्वीरें दिख रही मुझे।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी हमारी मौजूदगी वर्षा में है, जो कि सीएम एकनाथ शिंदे का निवास है। थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है गाड़ी वहां पर लग गई है, ठाणे के लिए वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन अंदर अपडेट आपको बता दूं, प्रवक्ताओं की मीटिंग चल रही है, जिसके बाद एक रैली भी होगी। फिलहाल क्योंकि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था और जो कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे थे, आप देख सकते हैं रंग लगा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितना उत्साह है। और सबसे पहले बताइए, ये जो प्रचंड जनादेश मिला है, उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी। शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो लाड़की बहन योजना, सिर्फ लाड़की बहन योजना नहीं, बहुत सारे योजनाएं जो शिंदे साहब ने लगाई थी, वो सब योजना का सक्सेस हुआ है। और ये लोग जो बोल रहे थे ये योजना चलेंगी नहीं, उनका टाइटा फिक्स हो गया है। और वो लोग अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जनता ने इतना प्यार कैसे दिया शिंदे साहब को, और ये होना ही था। शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम महाराष्ट्र में हुआ, ये पहली बार महाराष्ट्र में देखा अगला सीएम महाराष्ट्र का कौन होगा? बिल्कुल अगले सीएम की बात करें तो देखिए, अब अगला सवाल तो वही है, आपको क्या लगता है? जवाब देने के लिए बना है। फिर भी क्या आपका क्या मानना है? तो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ही हो, क्योंकि उन्होंने जो अभी किया है, जो लीड दी है, जो अनएक्सपेक्टेड लोगों के सामने से था, उन्होंने करके दिखाया। और जो बोलते हैं कॉमन मैन, अब वो सिर्फ कॉमन मैन नहीं है, वो कमिटमेंट बॉस भी हो चुके हैं, बिकॉज वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमें तो यही है कि वो ही आगे की सरकार में जो मुख्यमंत्री बने तो एकनाथ शिंदे साहब ही बने, हमें उनके नेतृत्व के नीचे ही काम करना है। बिल्कुल, और मैं देख रही थी जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा था, आप सब नाचते झूमते नजर आ रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? शिंदे साहब ही बनने चाहिए, क्योंकि वो सबको एक साथ लेके चलते हैं और सगळ्या लाडक्या बहिणी जो बता रही है एकनाथ शिंदे के आवाज पर है, शिंदे साहब ही बनने चाहिए। जरा एक बार मैं ब्रिजमोहन जी के पास जाती हूँ, क्योंकि ब्रिजमोहन जी, आपके नेता ने भी कमाल कर दिया है भाई, एनसीपी असली आपकी है, ये भी दिखा दिया। सीटें, बहुत से लोग कह रहे थे एनसीपी कमजोर कड़ी हो सकती है, आपने दिखा दिया हम कमजोर नहीं है। ये सुचरिता जी, हम लोगों ने नहीं दिखाया, ये प्रदेश की जनता ने साबित किया है कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में है, और उसी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपसे लेकिन जरूर कहना चाहूँगा, अब तो कम से कम आप ये कहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जब आप अजीत गुट लगाती है तो लगता है कि अभी नहीं सर, वो लोगों की समझ के लिए लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए, हालांकि मुझे अब आप शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी समझ आ गया, शायद इसीलिए वोटिंग इस तरह की हुई है। आप शायद सही कह रहे हैं, हम तो लोगों की समझ के लिए और सहूलियत के लिए लगाते हैं, जिससे लोग समझ पाए हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो उपलब्धि हासिल हुई है महायुति की सरकार को, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे महायुति के तीनों जो नेता हैं, इन लोगों ने एकजुट होकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसमें नीचे के कार्यकर्ता तक ये संदेश गया कि उन सब लोगों को एकजुट होकर इस चुनाव। संजय राउत तो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये फर्जी है, 200 के पार कैसे? और उन्होंने स्पेशली अजीत पवार का नाम लेकर कहा अजीत पवार इतनी सीटें निकाल लेंगे, हो सकता है, आप भरोसा कर सकते हैं? देखिए कि आदरणीय संजय राउत साहब हैं तो उस तरफ, लेकिन वो सबसे ज्यादा मदद महायुति की करते हैं, एनडीए की करते हैं। वो प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा एक बयान देते हैं जिसपे विवाद होता है और उसपे उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनकी पार्टी को खामखा विवादित हो जाती है। तो उनके बयान पे मैं क्या बोलूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और जनता की नब्ज को समझने वाले नेता हैं। इसको लगातार हम लोग कह रहे थे, हम लोगों को पूरा विश्वास था कि महायुति की सरकार को महाराष्ट्र की जनता का। अब मैं एक बड़ी खबर भी बता देती हूँ, ब्रिजमोहन जी बता रहे हैं कि कैसे ये तीन नेता बड़े जननायक बनकर उभरे हैं इस चुनाव के बाद। लेकिन बड़ी खबर बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की है और उन्होंने महाराष्ट्र में जीत के लिए सीएम शिंदे को बधाई दी है। प्रधानमंत्री जिन्होंने एकनाथ शिंदे को फोन किया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस वक्त भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को फोन करके फोन पर उन्हें जीत के लिए बधाई दी है। और एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हम तय करेंगे मिलकर के नया सीएम कौन होगा। तो वो भी समझ रहे हैं कि वो अपनी दावेदारी मीडिया के सामने नहीं रख रहे। तो यहां तो देखिए एक जुटता नजर आ रही संजय गुप्ता जी, लेकिन आपके खेमे में अभी भी ऐसा लग रहा है कि विलाप चल रहा है, वहां एक दूसरे को ब्लेम करना चल रहा है। देखिए, ये ब्लेम गेम तो चलती रहेगी, बातें कुछ ना कुछ करने के लिए तो चाहिए ही, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। मेन बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मेन बात हर पॉलिटिकल पार्टी की उसकी विचारधारा होती है।
हमारी पार्टी के 80% लोग शिंदे जी के साथ चले गए, 56 में से 40 विधायक चले गए। तो वो जो जिस बात को लेकर के गए वो यही बात थी कि विचारधारा बीजेपी के साथ, आप सही बात बोल दी आपने, और विचारधारा बीजेपी के साथ थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। देखिए सच निकल ही आता है, आप कह रहे विचारधारा बीजेपी के साथ थी। देखिए मनोज जोशी जी ने कहा, हमारी पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता मनोज जोशी जी ने कहा कि हमारा नेचुरल लाइंस बीजेपी है, 2019 में कहा। प्रताप सरनायक जी ने कहा, फिर उसके बाद शिंदे जी के साथ 40 विधायक चले गए, उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं समझ रहा, आज भी हमारी पार्टी के 90% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम बाला साहब को मानते हैं, मोदी साहब को मानते हैं, अटल जी को मानते हैं, हम कांग्रेस के नेताओं को नहीं मानते। मगर कोई सब कुछ उठा करके भी होश में ना आए तो उसको क्या कहें? तो कौन होश में नहीं आए? उद्धव ठाकरे होश में नहीं आए थे, ये आप कह रहे हैं आज के दिन कि वो होश में नहीं आए और उन्होंने गलत फैसला लिया। जनता ने क्या, महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है, क्या इस फैसले के बाद हम कुछ कहना बाकी रह गया? क्योंकि अरे ये तो बड़ी बात है। संजय गुप्ता जी, आप ना शो पर ज्यादा आया करिए, आप जब भी आते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज जरूर देते हैं। अब आपको मलाल हो रहा है कि आप लोग क्यों बीजेपी के साथ नहीं गए, वहां सीएम पोस्ट भी आपने हाथ से गंवा दी थी, फिर अब विचारधारा भी चली गई, जो असली विरासत थी बाला साहेब की वो जनता ने तय कर दिया किसे मिली है, तो ये भी तय हो गया है। मैं एक बार प्रेम कुमार जी और चंद्रप्रकाश जी को स्टूडियो में, हाँ आप तो ब्रेकिंग देते हैं ना न्यूज, आप यही कह रहे हैं कि ये मलाल हुआ था और ये गलत निर्णय हो गया, तो मतलब अजीत पवार ने सही निर्णय ले लिया, आपने गलत लिया, एकनाथ शिंदे ने सही ले लिया, उद्धव ठाकरे ने गलत लिया। ठीक बात है, जो जब महाराष्ट्र की जनता ने इस बात का फैसला किया है तो और क्या रह गया इस बात क्या में? हो रहा है आज भी अगर हम ना माने तो और क्या? ये जो संजय गुप्ता ने यू टर्न लिया, यही यू टर्न उद्धव ठाकरे तो नहीं लेंगे? देखिए संजय गुप्ता जी और अपनी पार्टी रहे हैं या उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ने का मन, आवाज बड़ी दब गई आपकी, आज क्या हो गया? संजय दोस्त, उनके ऊपर कमेंट थोड़ा सा संभल के ही करना होगा। भाई संजय गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है कि उनके बीच क्या है वो जाने, लेकिन चुनाव में जो पराजय हुई है उस पर उनकी वो प्रतिक्रिया है। पर एक थोड़ा सा अलग बात बोलना चाहता हूं कि आज 2 राज्यों का चुनाव परिणाम आया और मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ कि झारखंड से कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे ही मान लीजिए कि मैं झारखंड, आप पत्रकार हैं, आप दोनों पे बोल सकते हैं, झारखंड का मैं प्रतिनिधि हूँ, जमशेदपुर से हूँ, तो आप मुझे ही मान लीजिए कि मैं झारखंड का प्रतिनिधि हूँ अपने पैनल में। देखिए झारखंड में भी उतनी ही बड़ी जीत हुई है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, और जो वहाँ कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, इन लोगों ने जिस तरह से अपना स्टारडम फिर से, पहली बार झारखंड में कोई सरकार रिपीट हुई है, ये भी ऐतिहासिक बात हुई है। थोड़ी देर पहले बीजेपी भी कह रही थी ना हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीट झारखंड में भी हुआ है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ये नहीं कह रही है कि ईवीएम हमारे वाले में ठीक थी और आपके वाले में खराब थी। ये वाला जो राग है ना, ये ऑपोजिशन से आता है। अपने से लोग बोल करके, नहीं अपने से नहीं बोल रहे हैं भाई। संजय राउत ने क्या बोला है चंद्रप्रकाश जी, वो तो आकर बोल गए मैं मानता ही नहीं हूँ ये नतीजे, ये खराब है, ये गलत है। बाकी सबकी भाषा भी यही है, ईवीएम को खारिज करने वाली भाषा है सबकी। अच्छा, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे सबसे बड़ी बात कि देखिए बारी बारी बात होती है, महाराष्ट्र में बात हो रही थी, झारखंड बिल्कुल न महत्वपूर्ण है। किसी ने नहीं कहा कि झारखंड की जीत, वहां पे जेएमएम की जीत का कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में बात हो रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, और सबसे बड़ी बात है, सही बात है, महाराष्ट्र और झारखंड भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के कांग्रेस, हमें यह समझना होगा कि महाराष्ट्र में जो आज कांग्रेस की दुर्गति हुई है, वो उसका राष्ट्रीय एक उसका मतलब निकलने वाला है। और झारखंड की जीत ठीक है, झारखंड में दुर्गति नहीं हुई है झारखंड। अरे एक मिनट सुनिए मेरी बात, नहीं मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, झारखंड में भाजपा आज भी जो है विपक्ष की पार्टी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस अब विपक्ष की पार्टी नहीं रहेगी। वहां उसकी पूरी तरह से सुपड़ा साफ है, उसका सबसे ऐतिहासिक रूप से खराब प्रदर्शन है। भाजपा आज भी 33% वोट पे है झारखंड में। आप किस चीज को देखकर आंख बंद कर रहे हैं? शुतुरमुर्ग की तरह आंख की पार्टी का दर्जा तो बीजेपी का भी नहीं होगा। सच्चाई तो अपनी जगह है। झारखंड में भाजपा कुछ समीकरणों में हारी है। झारखंड में बीजेपी विपक्ष का दर्जा नहीं रख पाएगी, जैसे महाराष्ट्र में आप बोल रहे हैं वैसे। अरे अभी ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के मैं अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब, अभी लीड्स पे मत, इलेक्शन का करप्शन ये कह रहे हैं अखिलेश जी। अब ये आप यूपी के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन यही आवाज विपक्ष की महाराष्ट्र में भी आ रही है। जीत हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए ना अजीज खान साहब। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से 9 विधानसभाओं में जो जिस तरह समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कि लाठियां भांजी गई, किस तरह पिस्टल लहराए गए, किस तरह घरों में लोगों को कैद कर दिया गया, लेकिन जनता का उत्साह रहा और जनता निकल करके बाहर आई और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा वोट कहीं ना कहीं जनता ने दिया और 2 सीटें भी जितवाई। जबकि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद जो हालात पैदा हुए हैं समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया था। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं लगातार देख रहा हूं सारी मीडिया लगातार महाराष्ट्र पर चर्चा कर रही है। हमें जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत है, नो डाउट, बधाई देता हूं, लेकिन बड़ी हार भी तो झारखंड में है। क्या उस हार को स्वीकार नहीं किया जाएगा? सही बात है, सही बात। और अगर हार को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है। मीडिया को पूरी तरह से झारखंड के बारे में चर्चा करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर मोदी मैजिक है मान लेते हैं हम, तो झारखंड में मोदी मैजिक क्यों नहीं है? नहीं सर, एक बात बताइए, किस तरह अजीज खान साहब, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, किस तरह आप सुचरिता जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन महाराष्ट्र में, और शहजाद जी को भी स्क्रीन पर रखिए, महाराष्ट्र में एक विरासत की भी लड़ाई थी, एक असली नकली की भी लड़ाई थी, और विचारधारा वाली भी लड़ाई थी कि मेरी विचारधारा गलत या तुम्हारी विचारधारा सही, ये वाली लड़ाई भी थी। वो सबको पार करके एक बड़ी जीत है। तो ये नॉर्मल लड़ाई नहीं थी किसी राज्य में सरकार वर्सेस ऑपोजिशन या 2 दलों के बीच की लड़ाई। यहां बहुत से उसके अलग अलग एंगल थे। देखिए सुचरिता जी, आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में और बाकायदे टैगलाइन लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, नारा चल गया। अगर वो बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है नारा चला, तो झारखंड में क्यों नहीं चला? आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विरासत और की सियासत रही, तो आखिर झारखंड में घुसपैठी और तमाम तरीके के पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव सेट किए गए कि बेटियों को उठा ले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आखिर झारखंड में वो चीज क्यों नहीं चली? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, वो एक तरफा नैरेटिव सेट कर रही है। ये वही वाली बात तो है कि जब मध्य प्रदेश जीते थे और तेलंगाना हारे थे, तो तेलंगाना पे चर्चा नहीं हुआ था। क्यों नहीं चर्चा हार जीत में है तो हार पे भी होनी चाहिए और श्रेय लेना चाहिए। आदमी वही बेहतर होता है और नेता वही प्रभावशाली होता है जो जीत और हार दोनों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। नहीं तो आपने एक्सेप्ट कर ली हार, यूपी बाय पोल्स में आपने हार एक्सेप्ट कर ली, ये बता दीजिए हाँ या ना, फिर मैं शहजाद जी से जवाब मांगूंगी। उत्तर प्रदेश में तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। अभी देखिए, अभी आपने क्या कहा, अभी 1 सेकंड पहले आपने कहा हार या जीत एक्सेप्ट करनी चाहिए दोनों जगह, तो आप तो हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो एक्सेप्ट करें झारखंड में हार, लेकिन आप यूपी में हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अजीज खान साहब, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है सर। भाई बताइए शहजाद जी, एक्सेप्ट योर लॉस इन झारखंड। 10 सेकंड दे मुझे, इंपॉर्टेंट बात करूंगा। 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड लीजिए बस। आपके चैनल ने भी चलाया और तमाम जाबाज पत्रकारों ने आपके, सुनिए मेरी बात, ठीक है, जाबाज पत्रकारों ने बाकायदे बाइट तैयार की, बाकायदे क्लिप तैयार किया और आपके चैनल ने भी दिखाया। बहुत ही सम्मानित चैनल है आपका। क्या दिखाया कि किस तरह पिस्टल लहराया गया, किस तरह लोगों को घरों में कैद किया गया, किस तरह छावनी बना दिया गया घरों से निकलने। क्या ये चीजें छिपी हुई हैं? और इन परिस्थितियों में भी अगर समाजवादी पार्टी ठीक है, मैं झारखंड पर एक रिएक्शन ले रही हूं, बड़ी जीत मानी जाएगी। भाई बताइए, आपने हार एक्सेप्ट कर ली झारखंड में आप वापस नहीं आ पाए हैं शहजाद जी, वो कह रहे हैं इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र सेलिब्रेशन करे जा रहे हैं। मैं दोनों महाराष्ट्र और झारखंड आपके दर्शकों के सामने रखता हूं। मुझे एक बात बताइए कि झारखंड में नंबर 1 की पार्टी जेएमएम है, नंबर 2 पार्टी कौन सी है वहां पे? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी। विजुअल्स चलाइए प्लीज। अब महाराष्ट्र में आते, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कौन से, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी कौन से नंबर पे आ चुकी है? कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंट से कम मिल रहा है, आपको पता है ये बात? अजीज जी, दोनों अलायंस को ऑब्जेक्टिवली देखिए। मैं आपको तो दोष कोसने का काम नहीं करूंगा, आपकी तो जो दुर्गति हुई है 9 सीटों में तो जनता ने देख लिया है। अब मैं आपको बोलता हूं कि थोड़ा इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से सोचिए। एक है बीजेपी जो एनडीए में अपने अलायंस को उठाती है, और एक है कांग्रेस जिसको आप कंधा दे देकर थक गए, आपके कंधे झुक गए अजीत जी। आज तो मैं देख रहा हूं आपके मुंह पर जो थकान है कि मैं कब तक ये कांग्रेस को ढोता रहूं, ये कब तक मैं कांग्रेस का बोझ ढोता रहूं, आज ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। दूसरी बात, एक संजय गुप्ता जी पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, संजय नाम होने से संजय बात अच्छी करेगा ये जरूरी नहीं है। संजय राउत से देखिए, पर संजय गुप्ता भी हो सकते हैं
नाम संजय है, पर संजय गुप्ता ने जो आज बात की है, मुझे लगता है संजय राउत ने भी और उद्धव सेना ने भी ये बात करनी चाहिए थी, सच का सामना करना चाहिए था, परंतु संजय राउत सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो शुतुरमुर्ग की तरह है। और संजय गुप्ता अगर अपनी बात कह रहे, संजय गुप्ता और मेरा टीवी पर रोज झगड़ा हुआ है, पिछले कई दिनों से झगड़ा हुआ है, तो ये कहना कि संजय गुप्ता की सेटिंग हो गई, पार्टी छोड़ रहे, भाई आप कांग्रेस पार्टी के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। संजय गुप्ता ने जो बात रखी उसने झूठ क्या बोला, आप ऑब्जेक्टिवली देखिए ना। नहीं, अब ये तो गलत है। संजय गुप्ता आपकी साइड वाली बात कर रहे हैं तो वो सही हो गया, अजीज खान साहब सवाल उठा रहे हैं तो वो सही नहीं है। अब ये तो बात गलत है ना शहजाद जी, वो आपकी तरफ, अब तो मुझे लग रहा है वो आपकी तरफ आ गए, और थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे भी कहीं आपकी तरफ ना आ जाए। ना 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 ना, एक वाक्य में बोलता हूं, एक वाक्य में मैं जवाब देता हूं। संजय गुप्ता जी आज भी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की साइड पर है, इसीलिए वो मेरी साइड पर है। अच्छा। और अगर अजीज खान भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं तो वो भी आ जाए इस साइड पे। अब वो सीधे कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत एक जो मायने इस चुनाव के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट थे कि भाई हिंदुत्व का साथ छोड़ा तो जनता ने ही उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हैं, जरा इनको एक बार फुल फ्रेम काट दीजिए, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 7 बजे पहुंचने वाले हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए। बीजेपी मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत महायुति की हुई है, प्रधानमंत्री ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात भी की है, और उसके बाद ये तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री अब किसी भी समय पहुंचेंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैरेटिव का खेल, अब मैं एक बार बता दूं, कुछ देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे। ये तस्वीर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आ रही है। अब देखिए, बीजेपी ने जब जीत हासिल की 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, तो विपक्ष ने क्या नैरेटिव बनाया? अजीज खान साहब, क्या बोला गया? ये अपने आप से नहीं ला पाए बहुमत, इन्होंने सरकार बना ली है लेकिन ये छलावा है, ये जीत कर नहीं आए हैं, इन्हें तो मैंडेट ही नहीं मिला है। उस सब के बाद अब चुनाव देखिए, हरियाणा कांग्रेस हार गई, उसके बाद जम्मू कश्मीर ओमर अब्दुल्ला को आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और अब महाराष्ट्र, यहां पर भी कांग्रेस का क्या हुआ है? कांग्रेस 6ठे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। आप ये देखिए कि उसके बाद नैरेटिव का खेल देखिए। आपने बोला इनके पास तो है ही नहीं बहुमत, उसके बाद क्या हुआ? एक चुनाव दर चुनाव। प्रेम जी देखिए, अभी लगातार कहा जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी के साथ है, वो हमारे साथ भी रहेंगे। अभी शहजाद जी लगातार कह रहे थे। तो लोकसभा चुनाव में 48 सीटें में कितनी मिली थी भाई? उस सब बाला साहब ठाकरे के साथ जो विचार है उसमें तो कोई उद्धव ठाकरे के विचार में बदलाव आज आया नहीं है, पहले से है। तो जब लोकसभा में आप कह रहे हैं कि उनको वोट मिलने का कोई मतलब नहीं, और विधानसभा में मिला तो आप उसको दूसरे तरह से बोल रहे हैं। तो एक बार प्रेम जी सुन लेते हैं। जी, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। झारखंड में जो जनादेश है उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो जनादेश है उस पे मैं समझता हूं कि आज इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीति में इंटरेस्ट लेता होगा वो इस बात को समझ रहा होगा कि महाराष्ट्र की विजय अद्वितीय है। जिस प्रकार से महाविकास अघाड़ी भ्रम फैलाने में, लोगों को बांटने में लगी रही, वहां नरेंद्र मोदी जी का एक पंक्ति कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जब विकास करने वाला, गरीबों का ध्यान रखने वाला, घर घर दरवाजे दरवाजे सरकार की सुविधाएं पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी के मुख से निकलती हैं ये बातें, तो उसका कैसा प्रभाव होता है वो महाराष्ट्र ने दिखाया। संजय राउत ने कहा कि कुछ तो सेलिब्रेट किए, तो हमने अपनी जीत सेलिब्रेट की, तो हम हार भी स्वीकार करते हैं। अब मेरा सवाल वही था, एक जल्दी से बताइए, उन्होंने कहा लोकसभा में कैसे चेंज हो गया? चंद्रप्रकाश जी, लोकसभा में तो जीते थे लेकिन विधानसभा में कैसे हार गए? जल्दी से बताइए क्या हो गया? ये देखिए, लोकसभा के मुद्दे, लोकसभा का समय, अगर हम आज भी
लोकसभा लेके बैठे रहेंगे तो फिर कोई पीछे जाके 2014 की भी याद दिलाएगा, 2019 की भी याद दिलाएगा। विचार की बात पर देखिए, इस देश में सब जानते हैं कि हर चुनाव 2 चुनाव अलग होते हैं। अगर आप उस पर बैठे तो आप उससे बाहर निकलिए। आज स्मेल द कॉफी, अभी आपके सामने जो मिठाई जलेबियां बन रही हैं आप उनका स्वाद लीजिए। अगर आज यही झारखंड की महाविजय, विचार बदल जाते हैं क्या लोकसभा से विधानसभा? वोटर के आप उस पे विजडम पे आप प्रश्न मत उठाइए। मेरा ये वोटर के विजडम पे नहीं, आप लोग पर प्रश्न उठा रहे हैं ना। अगर आज जेपी नड्डा पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय, तस्वीरें देख लीजिए जेपी नड्डा की, आप वो वहां बीजेपी मुख्यालय पे पहुंच गए हैं। झारखंड की जीत पर राहुल गांधी आज अगर ऐसे जश्न मना रहे होते तो रिपब्लिक टीवी उनको भी दिखा रहा होता। भाई वो सियापे में क्यों है कि किस बात का सदमा है? उनकी बहन जीती है, झारखंड जीत गए, किस बात के सदमे में? शहजाद जी, ये बड़ा क्लियर है कि ईवीएम वायनाड में ठीक है क्योंकि वहां प्रियंका गांधी जीत गई हैं, वो झारखंड में भी ठीक है क्योंकि वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन वो महाराष्ट्र में खराब है, वहां पर आप दगा दे रहे हैं। ये वाला नैरेटिव तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया ये नैरेटिव। ईवीएम को हैंडल करने वाले लोकसभा में भी तो आप, लोकसभा में भी तो महागाड़ी जीती करते हैं। लोकसभा में जीती। चाहिए था चूंकि अडानी के 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा उद्धव ठाकरे गए थे। शहजाद जी जवाब देंगे। पर ईवीएम क्या मसला आया? जवाब दीजिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, देखिए इसी को कहते हैं कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब ठीक है इलेक्शन कमीशन, मैं केस जीतूं तब जुडिशरी ठीक है, वरना मैं इनको गाली दूं। परिवार तंत्र को देश के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर रखने वाले ये लोग हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ सुचरिता जी, सबसे खुशी वाली बात, आज संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सावे ने इम्तियाज जलील को हराया है। इम्तियाज जलील हार गया और यही मैं कह रहा हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही मैं कह रहा था कि जो औरंगजेब की पैरवी कर रहे थे, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने उसे हराया है। तो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराता है तभी जीतता है। आप नाम खास तौर पर क्यों ले रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? भाई आप कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है। रुकिए, मैं फिर से बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कि बोल रहे हैं मुसलमान आपका साथ दे रहा है, जहाँ पर आप चुप है वहाँ पर आप मेरे बोलने में समस्या लगी, मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूँ। उनको मेरे बोलने में समस्या लगी जी। हाँ, संभाजी नगर में अतुल सवे ने मियां इम्तियाज जलील को हराया है। चेंज क्या किया आपने? तो और डिविजिव बना दिया, हिंदू ने मुसलमान को हराया। ये कह रहे हैं आप, ये सीट उनकी, ये तो गजब कर रहे हैं आप। कब तक ऐसी पॉलिसी? एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा है, इसीलिए झारखंड में हारे। एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा है। जैसे कि उपचुनाव में कई सीटें ऐसी थी जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती रही। अब उसमें भी जो अगर फेरबदल है तो वो करप्शन हो गया। अजीज खान साहब देखिए, मैं फिर कहूंगी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए हार या जीत। वो अगर आप लोग करते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे ना सर। झारखंड में भी तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो प्रचार था शायद नहीं चला है। देखिए यही बात तो है ना सुचरिता जी, कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके से समाजवाद में विश्वास रखते हैं और हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हर चीज को समय पे टाल देते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, एक्सेप्ट कर जीत जाती है जहां पर वो कहती है कि साहब मोदी मैजिक चल गया, हार जाती है उस पर चर्चा नहीं करती। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम चर्चा भी करते हैं और हम मंथन भी करते हैं। महाराष्ट्र में हार हुई है तो उसका मंथन भी होगा, उसमें चिंतन भी होगा, हालात क्यों ऐसे हुए और किन परिस्थितियों में इतनी कम सीट आई और कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया शासन सत्ता चला करके 2.5 साल में कि वहां की जनता इतनी प्रफुल्लित रही, जनता में बड़ा उत्साह रहा कि बीजेपी को इस कदर उसने बहुमत दे दिया। तो इस पर सारी चर्चा का विषय है, ये कहीं ना कहीं इस पर एक मंथन होगा, चिंतन होगा। हम इस पर दोबारा हमारी पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने आज क्या कहा, उन्होंने एक बात बोली की जो अजीज खान साहब, देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को हमने भेद दिया है। अब वो चक्रव्यूह कौन सा था? वो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की गई जिसमें एक महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस थी, वहीं मुस्लिम वोटों को लेकर भी एक चक्रव्यूह गढ़ने की कोशिश की गई। वहां क्या हुआ शहजाद जी, इसका भी तो कोई एक आकलन किया होगा? मुस्लिम वोट अपील चली नहीं या फिर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया? इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे हम एक हैं तो सेफ हैं।
मैंने आपको जो संभाजी नगर की सीट का उदाहरण दिया तो वहां पे वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनका प्लान क्या था कि वोट जिहाद की अपील कराओ। अब इनको इतना बुरा लगा जब मैंने मियां इम्तियाज जलील बोला, जब मियां सलमानी और मियां नोमानी अपील कर रहे थे वोट जिहाद की, तब ये प्रेम जी कहां थे? प्रेम जी मुंह पर फेविकॉल लगाए बैठे थे और उस समय पर तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब संवैधानिक लग रहा था, सेकुलर लग रहा था। एक हो जाओ, तो चुनाव आयोग सो रहा था, पर वोट जिहाद गलत है तो चुनाव आयोग रोकेगा ना, एक्शन लेगा ना। क्या शहजाद जी गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप तो आपकी जिम्मेदारी केवल आरोप लगाने की है। बांटोगे तो कटोगे, ये भी तो फतवा है। आप दाऊद इब्राहिम को भी बुला लेना, बांटोगे तो कटोगे, ये भी फतवा है शहजाद जी। कैंपेनिंग में इस पर भी रोक लगना चाहिए था चुनाव आयोग। हिंदू फतवा देता है, हिंदू फतवा देता है। हिंदू फतवा, बांटोगे तो कटोगे, फतवा ही है और कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद बहुत ही प्रिय वचन। अगर ये नारा लगेगा तो हम गलत बोलेंगे, गलत को गलत बोलते हैं। किस प्रकार से अपमानित करना है, यही इनकी पूरी रणनीति है। नहीं, देखिए ये बड़ा क्लियर है कि जो वोट अपील्स की गई इस चुनाव में नारे बहुत सारे थे, लेकिन वो नारे किसके हक में चले हैं या फिर किसके समर्थन में चले हैं, क्या वो नतीजों से साफ नहीं है। इन नतीजों में एक लैंडस्लाइड है ब्रिजमोहन जी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और अजीत पवार, देखिए 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं अजीत पवार, अब उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी, वो चाह रहे हैं कि एक बार सीएम बने, लेकिन इस बार भी लग रहा है डिप्टी सीएम तो वो बन ही रहे। सुचेता जी देखिए, महत्वाकांक्षा होना एक अलग बात है और जन समर्थन मिलना एक अलग चीज़ है। कि हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास इतने विधायक नहीं है कि हम इस बात को कह पाएं, लेकिन ये बात सच है कि आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे, तीनों की युति ने ही महाराष्ट्र में ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो हम बात कह रहे हैं वो उस मंजिल तक हम लोग पहुँचे हैं। और इसके पीछे निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसको कि हम लोग लगातार लोगों के बीच में रख रहे थे, वो भी इसमें तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी बोलिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो जनता है, इसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, जिसको 5 साल तक हम लोगों को पूरा करना है। तो ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, 5 साल तक इसे निभाना है। मैंने जैसा कहा कि इस जीत के कई मायने हैं। किसी अलायंस को 200 से पार महाराष्ट्र में कभी नहीं मिला, इस अलायंस को मिला है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और शिवसेना के जो नंबर्स हैं वो महाअघाड़ी की तीनों दलों से ज्यादा नंबर्स हैं। ये भी अपने आप में सोचना होगा क्या हो गया कि कैसे ये इतना बड़ा लॉस। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आ रही है, जरा देख लीजिए, दूर तक भरा हुआ है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज वो क्या कहेंगे। एक है तो सेफ है। आज प्रधानमंत्री क्या यही वाला नारा आज फिर से देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस नारे के बाद देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के आने के इंतजार में है। मैं एक चीज जरूर पूछूंगी, शहजाद जी जरा पत्ते खोलिए। देवेंद्र फडणवीस ऑलमोस्ट फाइनल है, मुझे लगता है ऐलान हो गया, क्योंकि खबर तो हमारे पास ये आ रही है कि 25 और 26 में से एक दिन ऐलान भी, शपथ ग्रहण भी होने वाला है। शपथ ग्रहण भी होने वाला है। तो अब ये शपथ ग्रहण की भी तारीख, चंद्रप्रकाश जी शपथ ग्रहण के लिए भी तारीख आ गई है। ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस सीएम। देखिए शहजाद जी नहीं बोल पाएंगे, निश्चित रूप से वो बोलेंगे भी नहीं, अगर उन्हें पता भी होगा तो भी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है इस जनादेश में, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जनता ये कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर भाजपा किसी रणनीतिक कारण से, किसी भी अन्य कारण से, किसी राजनीतिक कारण से उनको नहीं बनाती है तो ये उस जनादेश से बाएं दाएं जाना होगा। निश्चित रूप से ये जनादेश देवेंद्र फडणवीस के लिए, हाँ ये नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का इसमें बड़ी भूमिका है इस जीत में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री कोई एक ही बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है, ये इस जनादेश में। बस एक आखिरी सवाल मैं अजीत खान से पूछूंगी। अजीत खान साहब बता दीजिए, ये 27 का सेमीफाइनल था कि नहीं था? समय नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए सुचिता जी, सबसे पहली बात, जी 27 का सेमीफाइनल हम इसको तब मानते जब निष्पक्ष चुनाव होता है, और चूंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसलिए 27 का सेमीफाइनल इसे नहीं माना जा सकता है।
नहीं, फिर तो 27 में जो चुनाव होंगे उसमें भी आप यही कहेंगे कि ये तो निष्पक्ष नहीं है चुनाव, क्योंकि सत्ता तो में तो यही रहेंगे बीजेपी, तो फिर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने वाला ठीक रहा तो उस समय भी रह सकता है। लेकिन अगर आप जीत गए 27 में तो फिर ये पक्षपात पूर्ण चुनाव नहीं होंगे, ये भी बड़ा क्लियर है। तो सोचिए, मुझे लगता है इस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उस समय आप चुनाव जीते फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे स्टेट मशीनरी ठीक थी, चुनाव अच्छी तरह से हुए, हम चुनाव जीत गए। तो धमकियां देंगे, जैसे झारखंड में तो ये धमकियां देंगे। लिस्ट बना रखी है इन्होंने पत्रकारों की, जैसे झारखंड के लिए कहा जाता है कि वहां स्टेट मशीनरी बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई, महाराष्ट्र में सारी गड़बड़ हो गई। हेमंत ने तंत्र को फेल कर दिया। अरे सर, महाराष्ट्र क्या बात हुई? ने काम ये क्या बात हुई? तो फिर वहां भी स्टेट मशीनरी ने अपने हक में फैसला लगवा दिया। आप यही कह रहे हैं ना? तो फिर महाराष्ट्र में भी सरकार अपने हक में लाई फैसला, हमारे और झारखंड के साथी बैठे हुए हैं। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, मुझे एक ब्रेक लेना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय बीजेपी मुख्यालय जाने वाले, तस्वीरों पर छोड़े जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। Co-powered by Natraj, passion for nutrition.